नमस्कार। आप देख रहे हैं ज्ञानशाला न्यूज अपडेट। एक नजर आज की सुर्खियों पर। विध्वंसक आईएनएस राजपूत को किया गया सेवा मुक्त। ऑपरेशन कैक्टस में निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका। ई वे बिल प्रणाली का फास्टैग और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के साथ हुआ एकीकरण। जीएसटी लीकेज में आएगी कमी। कोविसेल्फ भारत की पहली कोविड-19 सेल्फ टेस्टिंग किट कुछ ही मिनटों में देगी कोरोना रिपोर्ट। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा का निधन। अब खबरें विस्तार से। ई वे बिल प्रणाली को फास्टैग और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन से जोड़ दिया गया है। इससे राजस्व लीकेज पर रोक लगेगी। कर अधिकारी उन वाहनों की रिपोर्ट को देख सकेंगे जिन्होंने बिना ई वे बिल के टोल को पार किया है। आइए जानते हैं कि आखिर ई वे बिल, फास्टैग और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन क्या है। वस्तु एवं सेवा कर के तहत 2018 से व्यापारियों और ट्रांसपोर्टर्स के लिए 50,000 रुपए से अधिक मूल्य के सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर एक इलेक्ट्रॉनिक बिल बनवाना होता है। इसे ही ई वे बिल कहते हैं। हालांकि इस ई वे बिल प्रणाली में सोने जैसी कीमती वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है। जब हम हाईवे पर यात्रा करते हैं तो हमें कई जगह टोल टैक्स जमा करना पड़ता है। पहले हमें टोल प्लाजा पर रुककर टोल टैक्स का भुगतान करना होता था। फास्टैग इसे आसान बनाता है। फास्टैग एक टैग होता है जिसे गाड़ी के शीशे पर चिपका दिया जाता है। इसके होने से जब गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरती है तब टोल टैक्स अपने आप कट जाता है। मोबाइल की तरह फास्टैग को रिचार्ज करना होता है। फास्टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक पर काम करता है। इसी तकनीक के कारण स्वतः भुगतान संभव हो पाता है। RFID के अंतर्गत टैग पर संग्रहित जानकारी को पढ़ने और कैप्चर करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने SB एनर्जी का कारोबार खरीद लिया है। यह खरीद समझौता $3.5 अरब में संपन्न किया गया। इस अधिग्रहण के बाद अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के पास 24.3 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हो जाएगी। गौरतलब है कि SB एनर्जी के पास कुल 4,954 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं हैं। SB एनर्जी इंडिया, सॉफ्ट बैंक समूह और भारत एंटरप्राइजेज की संयुक्त उद्यम है। इस समझौते के बाद अब SB एनर्जी भारतीय बाजार से ही बाहर हो जाएगी। भारतीय नौसेना के विध्वंसक INS राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया गया। लगभग 41 साल पहले 4 मई 1980 को तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा निर्मित काशीन श्रेणी के इस विध्वंसक जहाज को कमीशन किया गया था। राज करेगा राजपूत के आदर्श वाक्य के साथ जहाज ने कई अभियानों में भाग लिया, जिनमें से इंडियन पीस कीपिंग फोर्स की सहायता के लिए श्रीलंका में ऑपरेशन अमन, श्रीलंका के तट पर पेट्रोलिंग ड्यूटी के लिए ऑपरेशन पवन, मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस और लक्षद्वीप से ऑपरेशन क्रॉस नेस्ट शामिल हैं। इसके अलावा जहाज ने कई द्विपक्षीय और बहुराष्ट्रीय अभ्यासों में भी भाग लिया। यह जहाज भारतीय सेना रेजिमेंट राजपूत रेजिमेंट से संबद्ध होने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज भी था। अब कोविड टेस्ट के लिए आपको अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने होंगे, न ही लंबा इंतजार करना होगा। कोई भी व्यक्ति खुद ही अपनी नाक के नमूनों को एकत्र कर सकता है और SARS-CoV-2 की जांच के लिए इन नमूनों का परीक्षण कुछ मिनटों में कर सकता है। यह कोविसेल्फ की बदौलत संभव हो पाया है, जिसे पुणे स्थित माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस नामक एक मॉलिक्यूलर कंपनी ने विकसित किया है। इस परीक्षण किट की कीमत ₹250 है। कोविसेल्फ भारत की पहली कोविड-19 सेल्फ टेस्टिंग किट है। इसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने अनुमोदित कर दिया है। इसी प्रकार की कोविड-19 सेल्फ टेस्टिंग किट को पिछले साल अमेरिका ने मंजूरी दी थी। यूरोप और दक्षिण कोरिया में भी इस तरह के किट को मंजूरी दी जा चुकी है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार चीन के झोंग शासन को पछाड़कर भारत के उद्योगपति गौतम अडानी एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। गौतम अडानी के नेटवर्थ $67.6 अरब है। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी हैं। विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस हैं, जबकि दूसरे अमीर व्यक्ति एलन मस्क हैं। विश्व स्तर पर मुकेश अंबानी 13वें सबसे धनी व्यक्ति हैं। गौतम अडानी का स्थान 14वां है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा का 21 मई 2021 को निधन हो गया। वे कोविड-19 से संक्रमित थे। वे चिपको आंदोलन के अलावा टिहरी बांध के विरुद्ध आंदोलन से भी जुड़े थे। चिपको आंदोलन भारत में वनों के संरक्षण के लिए शुरू हुआ था। इस आंदोलन का उद्देश्य वनों को नष्ट होने से बचाना था। यह आंदोलन 1973 में शुरू हुआ था। चमोली जिला की ग्रामीण महिलाएं उस समय पेड़ से चिपक कर खड़ी हो गईं जब ठेकेदार के आदमी पेड़ काटने के लिए वहां पर आए। इसके बाद ये विरोध प्रदर्शन पूरे देश में तुरंत फैल गया। इस आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, सुदेशा देवी, बचनी देवी,
विरुष्का देवी की सक्रिय भूमिका थी। वर्ष 2009 में सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनके साथ ही चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद को भंग करते हुए मध्यावधि चुनाव की घोषणा की है। ये चुनाव 12 और 19 नवंबर के बीच होंगे। राष्ट्रपति सुश्री भंडारी ने बहुमत साबित करने के लिए 21 मई 2021 तक की सीमा निर्धारित की थी। निर्धारित समय सीमा तक न तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और न ही विपक्षी नेता शेर बहादुर देउबा नई सरकार बनाने के लिए बहुमत का प्रदर्शन करने में सफल हो पाए थे। गौरतलब है कि नेपाल में राजनीतिक संकट पिछले साल दिसंबर में तब शुरू हुआ जब राष्ट्रपति भंडारी ने प्रधानमंत्री ओली की अनुशंसा पर संसद को भंग कर 30 अप्रैल और 10 मई को नए सिरे से चुनाव करवाने का निर्देश दिया। ओली ने यह सिफारिश सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में सत्ता को लेकर चल रही खींचतान के कारण की थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने संसद भंग करने के निर्णय को असंवैधानिक बताया और पीएम ओली को 13 दिन के भीतर प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन बुलाने का आदेश दिया। तब से लेकर अब तक स्थायी सरकार का गठन नहीं हो पाया है। एयर इंडिया के सर्वर पर घातक साइबर हमला कर यात्रियों की कई तरह की निजी जानकारियां चुरा ली गईं। लीक होने वाले डेटा में यात्रियों के नाम, जन्मतिथि, मोबाइल या फोन नंबर, पासपोर्ट की जानकारी, टिकट की जानकारी और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारी शामिल है। गौरतलब है कि डाटा प्रोसेसर के पास कार्ड का सीवीवी नंबर दर्ज नहीं होता। इस कारण लीक हुए क्रेडिट या डेबिट कार्ड के ब्यौरे का इस्तेमाल ऑनलाइन फ्रॉड में नहीं किया जा सकता है। जिनेवा में स्थित एयर इंडिया के SITA के सर्वर पर यह साइबर हमला फरवरी के आखिरी सप्ताह में किया गया था, जिसमें 11 अगस्त 2011 से 3 फरवरी 2021 के बीच विमान पर यात्रा करने वाले यात्रियों का डाटा लीक हो गया। इन खबरों के साथ आज की अपडेट समाप्त होती है। नमस्कार।